Good morning all of you. Welcome to physics online classes of Unix Senior Secondary School Sikar. Discussing about the chapter 3rd photoelectric effect. और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, निरोधी विभव आवर्ती के मध्य संबंध। और स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन स्ट्रेट लाइन का आता है, सरल रेखा का संबंध आता है। और सरल रेखा की समीकरण होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। और इसी टॉपिक में अपन एक निकाला था डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक का निर्धारण। और प्लांक नियतांक के निर्धारण या प्लांक कांस्टेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अपन ने बताया था बेटा h इज इक्वल टू ए इंटू टेन थीटा। आज की क्लास में अपन नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली परिकल्पना। ये टॉपिक अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, हर बार बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। तो आज की क्लास में एक नया टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं बेटा डी ब्रोगली परिकल्पना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, आपको अच्छी तरीके से देखना है बेटा डी ब्रोगली परिकल्पना। नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली परिकल्पना, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली परिकल्पना। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली परिकल्पना द्रव्यकण का मतलब मैटर पार्टिकल्स की द्वैत प्रकृति की व्याख्या करती है, द्वैत प्रकृति की व्याख्या करती है, ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन करती है। तो पहली चीज तो यह होगी कि डी ब्रोगली परिकल्पना द्रव्य कणों की द्वैत प्रकृति की व्याख्या करती है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मैटर पार्टिकल्स की ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो मैटर पार्टिकल्स की किस नेचर को एक्सप्लेन करती है? ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन करती है। या डी ब्रोगली परिकल्पना द्रव्य कणों की द्वैत प्रकृति की व्याख्या करती है। मैटर पार्टिकल्स में कौन कौन से पार्टिकल्स आएंगे? जैसे अपन बात करें बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और एक आएगा बेटा अल्फा पार्टिकल। ये वाले मैंने लिखे ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। ऑल आर मैटर पार्टिकल्स, सबके सब द्रव्य कण। तो द्रव्य कण में अपने आएंगे इलेक्ट्रॉन या मैटर पार्टिकल्स की अपन बात करेंगे तो मैटर पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स। दीज आर मैटर पार्टिकल्स। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इन मैटर पार्टिकल्स की ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन करता है। या डी ब्रोगली परिकल्पना इन द्रव्य कण, और द्रव्य कण में अपने आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इनकी किस प्रकृति की व्याख्या करता है? द्वैत प्रकृति की व्याख्या करता है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार इस प्रकार लाइट प्रकाश ट्यूल नेचर का होता है, या लाइट की नेचर मैंने आपको बताया लाइट ट्यूल नेचर का होता है। लाइट से रिलेटेड कई फिनोमिना या प्रकाश से संबंधित कई घटनाएं ऐसी होती है जो प्रकाश की किस प्रकृति पर आधारित होती है? कणीय, पार्टिकल नेचर पर डिपेंड करती है। और लाइट से रिलेटेड कई फिनोमिना ऐसी होती है जो लाइट की किस नेचर पर डिपेंड करती है? वेव। तो प्रकाश से रिलेटेड कई फिनोमिना ऐसी होती है जो प्रकाश की कणीय प्रकृति पर आधारित है। और प्रकाश से संबंधित कई घटनाएं ऐसी होती है जो प्रकाश की किस प्रकृति पर आधारित है? तरंगीय। और वेव नेचर पर डिपेंडेंट फिनोमिना आपको मैंने बता रखी कौन कौन सी होती है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। ये तो तरंगीय प्रकृति पर आधारित है। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की किस नेचर पर डिपेंड करता है? पार्टिकल।
ठीक है, इट मीन्स लाइट हैज ए ड्यूल नेचर, वन इज पार्टिकल एंड अनदर इज वेव। तो लाइट ड्यूल नेचर का डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये बोलती है कि जिस प्रकार लाइट की ड्यूल नेचर होती है ठीक उसी प्रकार मैटर पार्टिकल्स द्रव्य कणों की प्रकृति भी, या मैटर पार्टिकल्स होती है उनकी नेचर भी कैसी होती है, ड्यूल। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मैटर पार्टिकल की ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन करती है, या डी ब्रोगली परिकल्पना द्रव्य कणों की किस प्रकृति की व्याख्या करती है, द्वैत। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जिस प्रकार लाइट की ड्यूल नेचर पार्टिकल और वेव होती है ठीक उसी प्रकार मैटर पार्टिकल्स की नेचर भी कैसी होती है, ड्यूल। एक तो पार्टिकल और एक नेचर इसकी कैसी होगी, वेव। तो डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति कणीय और तरंगीय होती है ठीक उसी प्रकार द्रव्य कणों की प्रकृति भी कैसी होती है, ड्यूल। एक तो उनकी नेचर होती है पार्टिकल और एक नेचर कैसी होती है, वेव। तो डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति कणीय व तरंगीय होती है ठीक उसी प्रकार द्रव्य कण, और द्रव्य कण में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इनकी नेचर भी ड्यूल होती है। एक तो उनकी नेचर होती है पार्टिकल और एक नेचर कैसी होती है, वेव। डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जब ये मैटर पार्टिकल्स या द्रव्य कण रेस्ट में होते हैं, विराम में होते हैं, तब तो इनकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, पार्टिकल। और जब ये मैटर पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, मोशन का मतलब गति में होते हैं, तब इनकी प्रकृति कैसी, तरंगी। तो डी ब्रोगली परिकल्पना द्रव्य कणों की द्वैत प्रकृति की व्याख्या करती है, और डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति कणीय व तरंगीय होती है ठीक उसी प्रकार द्रव्य कणों की प्रकृति भी कैसी होती है, द्वैत। अब द्रव्य कण जब स्थिर अवस्था में होते हैं तब तो उनकी प्रकृति कैसी होती है, कणीय, और जब द्रव्य कण गतिशील अवस्था में होते हैं तब उनकी प्रकृति कैसी होती है, तरंगीय। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जिस प्रकार लाइट की ड्यूल नेचर पार्टिकल और वेव होती है ठीक उसी प्रकार मैटर पार्टिकल्स की नेचर भी कैसी होती है, ड्यूल। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जब मैटर पार्टिकल रेस्ट में होते हैं तब तो उनकी नेचर कैसी होती है, पार्टिकल, और जब मैटर पार्टिकल्स मोशन में होते हैं तब उनकी नेचर कैसी होती है, वेव। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जब मैटर पार्टिकल्स मोशन में होते हैं तब उनके साथ एक वेव कनेक्टेड होती है, उस वेव को अपन बोलते हैं डी ब्रोगली वेव, और डी ब्रोगली वेव की जो वेवलेंथ होती है वो कहलाती है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार जब द्रव्य कण स्थिर अवस्था में होते हैं तब उनकी प्रकृति कणीय होती है, लेकिन जब गतिशील अवस्था में होती है तो उनकी प्रकृति कैसी होती है, तरंगीय। और डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबद्ध होती है, एक तरंग जुड़ी रहती है जिससे अपन बोलते हैं डी ब्रोगली तरंग, और उस डी ब्रोगली तरंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है उसको अपन बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो डी ब्रोगली परिकल्पना है वो द्रव्य कणों की द्वैत प्रकृति की व्याख्या करता है। डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति कणीय व तरंगीय होती है ठीक उसी प्रकार द्रव्य कण
और द्रव्य कण में अपन बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। इनकी नेचर भी कैसी होती है? ड्यूल। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जब ये मैटर पार्टिकल्स रेस्ट में होते हैं तो उनकी नेचर कैसी होती है? पार्टिकल। और जब मैटर पार्टिकल्स मोशन में होते हैं तो उनकी नेचर कैसी होती है? वेव। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जब मैटर पार्टिकल्स मोशन में होते हैं तो उनके साथ एक वेव कनेक्टेड होती है, उस वेव को अपन बोलते हैं बेटा डी ब्रोगली वेव। और उस डी ब्रोगली वेव की जो वेवलेंथ होती है उसको अपन बोलते हैं बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ। और प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है बेटा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ है, एच प्लांक कांस्टेंट है और पी उस मूविंग पार्टिकल का क्या है? मोमेंटम। तो डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार जब द्रव्य कण स्थिर अवस्था में होते हैं तो उनकी प्रकृति कणीय होती है, लेकिन गतिशील अवस्था में होते हैं तो उनकी प्रकृति तरंगीय होती है। तथा डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार गतिशील द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबंध होती है, जिस तरंग को अपन बोलते हैं बेटा डी ब्रोगली तरंग। तथा डी ब्रोगली तरंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है उसे अपन बोलते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है बेटा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यहाँ पी उस कण का संवेग है, जबकि एच है वो कौन सा नियतांक है बेटा? प्लांक नियतांक। और प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक का फॉर्मूला होता है बेटा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। और प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है 6.63 गुणा 10⁻⁴ जूल गुणा सेकेंड। अब पी यहाँ मोमेंटम है, पी संवेग है, और इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं बेटा मोमेंटम। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो एम मास है जबकि वी क्या है? वेलोसिटी। पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। अब पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, तो यहां से डी ब्रोगली वेवलेंथ का नया फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। तो एम तो उस पार्टिकल का मास है, द्रव्यमान है, जबकि वी उस पार्टिकल की क्या है? वेलोसिटी। अब एम मास है जबकि वी वेलोसिटी। इट मीन्स इस फॉर्मूले से अपन क्या बोल सकते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ एस तो कांस्टेंट है। इट मीन्स डी ब्रोगली वेवलेंथ उस पार्टिकल के किस पर डिपेंड करती है बेटा? मास। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कण के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। और डी ब्रोगली वेवलेंथ उस पार्टिकल के मास की कैसी? प्रोपोर्शनल, इनवर्सली। इसका मतलब जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा, जिस कण का द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कम। और जिस कण का द्रव्यमान कम होगा उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्यादा, क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो पार्टिकल के मास के कैसी? प्रोपोर्शनल होती है बेटा? इनवर्सली। अब दूसरी चीज आप ये बोल सकते हो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ उस पार्टिकल की किस पर भी डिपेंड करती है बेटा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी के कैसी प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली। तो लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एम और लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वी। अब जैसे मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जब द्रव्य कण मैटर पार्टिकल रेस्ट में होते हैं, तो जब मैटर पार्टिकल मैंने आपको बताया बेटा रेस्ट में होते हैं, और जब कोई भी पार्टिकल रेस्ट या विराम में होगा तो बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी? 0। और जब मैटर पार्टिकल मोशन या गति में होते हैं तो उसकी वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये बोलती है कि जब मैटर पार्टिकल रेस्ट में होते हैं, विराम में होते हैं, तो उनकी प्रकृति कैसी? कणीय, पार्टिकल नेचर होती है। जबकि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग या डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार जब कण गतिशील अवस्था में होते हैं तो उनकी प्रकृति कैसी होती है? तरंगीय, वेव नेचर होती है। अब कैसे होगी देखो, जब पार्टिकल रेस्ट में होंगे तो उनकी वेलोसिटी कितनी? 0। और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है बेटा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी संवेग है, और संवेग या मोमेंटम है, उसकी जगह अपन लिख सकते हैं बेटा एम इंटू वी। जब पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उसकी वेलोसिटी 0, तो रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी 0, तो इसको अपन लिख सकते हैं एच एम इंटू 0, एच अपॉन 0। और एच अपॉन 0 का मतलब से कि वेवलेंथ कितने बेटा? इन्फिनिटी।
और किसी भी वेव की वेवलेंथ का इन्फिनिटी होना पॉसिबल नहीं है। किसी वेव की वेवलेंथ का इन्फिनिटी होना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब उसकी वेव नेचर नहीं है। नेचर कैसी है? पार्टिकल। और जब मोशन में होगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तब उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा बेटा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इट मीन्स जब मैटर पार्टिकल रेस्ट में होते हैं तो उनकी नेचर कैसी होती है? पार्टिकल। जब द्रव्य कण स्थिर अवस्था में होते हैं तो उनकी प्रकृति कैसी होती है? कणीय। और जब गतिशील अवस्था में होते हैं तो उनकी प्रकृति कैसी होती है? तरंगीय। इट मीन्स मैटर पार्टिकल्स की नेचर भी कैसी होती है बेटा? ड्यूल। रेस्ट में पार्टिकल और मोशन में उनकी नेचर कैसी होती है? वेव। तो जिस प्रकार लाइट की ड्यूल नेचर पार्टिकल और वेव होती है, ठीक उसी प्रकार मैटर पार्टिकल्स की भी नेचर कैसी होती है? ड्यूल। ठीक है, एक पार्टिकल और दूसरी नेचर कैसी होती है बेटा? वेव। अब कई बार इसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका मतलब तो ये हो गया कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कि डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो पार्टिकल के किस पे डिपेंड करती है बेटा? मास। और मास की कैसी प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली। इट मीन्स मास कम होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा, और मास ज्यादा होगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कम। तो याद रखना बेटा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर माइक्रो पार्टिकल्स। ठीक है, तो डी ब्रोगली परिकल्पना होती है वो केवल और केवल किन कणों के लिए लागू होती है बेटा? सूक्ष्म कणों के लिए लागू होती है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर द माइक्रो पार्टिकल्स। तो डी ब्रोगली परिकल्पना केवल और केवल किन कणों के लिए लागू होती है? सूक्ष्म, मैक्रो या स्थूल कणों के लिए, मैक्रो या स्थूल बड़े पार्टिकल्स के लिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एप्लीकेबल नहीं है। ये आपकी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है बेटा कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से मैटर पार्टिकल्स की ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन करती है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जब मैटर पार्टिकल रेस्ट में होते हैं तो उनकी नेचर कैसी होती है? पार्टिकल। और जब मैटर पार्टिकल मोशन में होते हैं तो मूविंग मैटर पार्टिकल के साथ एक वेव कनेक्टेड होती है, उस वेव को अपन बोलते हैं बेटा डी ब्रोगली वेव। और डी ब्रोगली वेव की जो वेवलेंथ होती है उसको अपन बोलते हैं बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ। और प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है बेटा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी इज मोमेंटम, पी संवेग है, तो पी की जगह अपन लिख सकते हैं बेटा एम इंटू पी। इट मीन डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो मास पर भी डिपेंड करती है और किस पर भी डिपेंड करती है? वेलोसिटी। और मास और वेलोसिटी दोनों के कैसी प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। तब अपन ने बोला कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस केवल और केवल एप्लीकेबल होती है किन पार्टिकल के लिए? माइक्रो। केवल और केवल किन कणों के लिए लागू होती है बेटा? सूक्ष्म। स्थूल या बड़े कणों के लिए डी ब्रोगली परिकल्पना लागू नहीं होती। केवल और केवल किन कणों के लिए लागू होते हैं बेटा? सूक्ष्म। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, मान लीजिए आपको मैं कहूं दो पार्टिकल है, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक पार्टिकल आपका प्रोटॉन। दो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों एक समान वेग से गति कर रहे हैं, एक समान वेग से गति कर रहे हैं। दैट मीन्स ये किस वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं? सेम वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन है वो भी v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है और प्रोटॉन है वो भी कितने वेलोसिटी से मोशन कर रहा है? v। तो दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि सेम वेलोसिटी से मूविंग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ हाई होगी एंड वाई? क्यों? कि एक समान वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा होगी और क्यों? बताओ किसकी ज्यादा होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन की होगी कि प्रोटॉन की होगी? तो देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है बेटा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा एच अपॉन एम इंटू वी। एच तो कांस्टेंट ही है और इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों की वेलोसिटी भी क्या है? सेम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या सेम वेलोसिटी से मूविंग पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ डिपेंड करती है किस पर? मास। और मास की कैसी प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी तो सेम है। तो एक समान वेग से गतिशील कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य सेम वेलोसिटी से मूविंग
मैटर पार्टिकल्स की डी ब्रोगली वेवलेंथ उन मैटर पार्टिकल्स की किस पर डिपेंड करती है? मास। और मास के कैसी प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। तो जिस पार्टिकल का मास कम होगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ हाई। तो बताओ इलेक्ट्रॉन का मास तो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg और प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। बताओ इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा है कि प्रोटॉन का? प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है और प्रोटॉन का मास ज़्यादा। और सेम वेलोसिटी से मूव करने वाले पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ डिपेंड करती है किस पर? मास। और मास की कैसी प्रोपोर्शनल? इनवर्सली। इसका मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी वो किसकी ज़्यादा होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन की। और कम किसकी होगी? प्रोटॉन की। तो आप लिखोगे सेम वेलोसिटी से मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ हाई होगी, बिकॉज सेम वेलोसिटी से मूव करने वाले पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ उस पार्टिकल की किस पे डिपेंड करती है? मास। और मास की कैसी प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली। अतः इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास की कंपैरेटिवली लेस है, इट मीन डी ब्रोगली वेवलेंथ हाई। एक समान वेग से गतिशील कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य उस कण के द्रव्यमान पर निर्भर करती है केवल और केवल, और द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक समान वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में क्या होता है बेटा? कम। तो ये वाला टॉपिक था अपना डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। कल अपन पढ़ेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला वो मास और वेलोसिटी की फॉर्म में। कल अपन डिस्कस करेंगे बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य गतिज ऊर्जा के रूप में। और एक अपन पढ़ेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर चार्ज पार्टिकल। थैंक यू। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे।